में हम लोग का है SAS समरूपता। सबसे पहले हम इसके कथन देख लेते हैं कि SAS समरूपता का कथन क्या कहता है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को, किस कोणों को, तो इन कोणों, जो कोण की चर्चा पहले हो रही है, इन कोणों को अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब होता है बनाने वाली, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए गणित में हमें 4 चरण से गुजरना होता है। पहला चरण होता है दिया है, दूसरा चरण होता है सिद्ध करना है, तीसरा चरण होता है रचना। लेकिन कब, अगर हमें जरूरत होगी तो रचना करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो रचना नहीं करेंगे। और चौथा और आखिरी चरण होता है प्रमाण का। तो हमारे कथन के अनुसार हमें 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा। हमने 2 त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया PQR और दूसरा त्रिभुज ले लिया DER। कहता है कि इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के एक एक कोण बराबर है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं कौन सा कोण इसका और कौन सा कोण इसका बराबर लूं। अभी के लिए हमने कोण P बराबर कोण D ले लिया, ऐसा मैंने खुद से ले लिया, ये कथन में कह रहा है। तथा इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं, तो इन कोणों को कौन कौन भुजा बना रहा है, PQ और PR। इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं यानी कि DE और DR क्या है, समानुपाती। तो सबसे पहला लिखते हैं हम लोग दिया है। दिया है हमें कहां से मिलता है, इस कथन के अंदर ही दिया है छुपा रहता है। त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज DEF में कोण P बराबर कोण D। क्यों? क्योंकि यह कह रहे हैं कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, इसीलिए हमने दिया है में लिख दिया। तथा आगे करा इन कोणों को बनाने वाली भुजा, तो इन कोण को कौन कौन सा भुजा बना रहा है, PQ और PR। इस कोण को कौन कौन सा भुजा बना रहा है, DE और DR। समानुपाती हो, अर्थात PQ बट्टे DE बराबर PR बट्टे DF। ये दिया है, इसके अलावा कुछ भी दिया है में नहीं आएगा। अगला स्टेप क्या होता है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भी हमें कहां से मिलता है, इस कथन के अंदर ही सिद्ध करना है भी छुपा रहता है। लास्ट में पढ़िए, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, अर्थात हमें PQR और DEF को क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज DEF। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, रचना। लेकिन कब, अगर हमारे पास जरूरत है तो रचना करेंगे और जरूरत नहीं है तो रचना नहीं करेंगे। अच्छा सर, आपको पता कैसे चलता है कि इस क्वेश्चन में रचना करेंगे और इस क्वेश्चन में रचना नहीं करेंगे? तो कोई रूल नहीं है पता करने का, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके आधार पे हम लोग किसी क्वेश्चन को देखते ही अभ्यास करते करते पता चल जाता है कि इसमें रचना होगा और इसमें रचना नहीं होगा। तो अगला स्टेप, इसमें रचना की जरूरत है, हम रचना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 त्रिभुज है तो या तो दोनों सर्वांगसम होंगे या तो दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। अगर सर्वांगसम हुए तो इसके सभी भाग और इसके सभी भाग बराबर होंगे। भाग क्या होता है, त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोण, यानी कि कुल 6 भाग होते हैं। तो अगर सर्वांगसम हुए तो 6 भाग इसके और 6 भाग इसके, 6 भाग इसके और 6 भाग इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात तीनों भुजा इसके, तीनों भुजा इसके, तीनों भुजा इसके और तीनों भुजा इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। साथ ही तीनों कोण इसके और तीनों कोण इसके भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सर्वांगसम होने से एट अ टाइम ही क्या हो जाता है, तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, तो समरूप सिद्ध हो जाता है। इसीलिए हम लोग सर्वांगसम वाला चीजें नहीं देखते हैं। अब यह सर्वांगसम नहीं है तो हमारे सामने 2 कंडीशन रहेगा, एक त्रिभुज छोटा होगा और एक त्रिभुज बड़ा होगा। तो हम लोग उस वाले केस को लेके चलते हैं, रचना कर। अगर छोटा है एक और एक बड़ा है, हमें नहीं पता ये छोटा है या ये छोटा है, हम मान के चलते हैं यह छोटा है और यह बड़ा है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं उठा के इसको इस पे रखूं तो ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी कि जितनी फैलाव इस भुजा की है उतनी ही फैलाव इस भुजा की है। अर्थात इसको उठा के इस पे रखेंगे
तो ये त्रिभुज बड़ा है, तो P और Q यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं Q आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं R आएगा। तो हम लोग रचना में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, भुजा DE एवं DF पर बिंदु M एवं N इस प्रकार लिया कि PQ बराबर DM तथा PR बराबर DM। हमने क्या किया, इस रेखा पर, जो कि यह तो बड़ा है, तो इस पे हमने एक बिंदु M और इस पे एक बिंदु N इस प्रकार लिया कि जितनी P से Q है उतनी ही D से M हो जाए, जितनी P से R है उतनी ही D से N हो जाए। और क्या करते हैं, M N को मिलाते हैं, M तथा M से N को मिलाया। ये हमारा रचना में है। अगला और आखिरी चरण क्या होता है हमारा, प्रमाण का होता है। किसका होता है, प्रमाण का। त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज DMN में आप लोगों को दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक PQR और एक DMN। ध्यान दीजिएगा, PQ बराबर DM, क्यों, क्योंकि रचना से हम लोग लिए है जितनी P से Q है उतनी ही D से M है। ज्यामिति में जो भी चरण आप लोग लिखते हैं, हर एक चरण में कारण लिखना होता है कि आपने ये चीज लिखा तो क्यों लिखा। तो यहाँ क्या होगा, रचना से। अगला PR बराबर DN, क्यों, ये भी रचना से। कोण P बराबर कोण D, क्यों, ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है। हम लोग क्लास 9th में ऐसे सर्वांग समता पढ़े थे। यदि एक त्रिभुज के एक कोण और उसी कोण को बनाने वाली भुजाएं, यदि एक त्रिभुज के एक कोण और उसी कोण के बनाने वाली भुजाएं बराबर हो, तो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अर्थात त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज DMN। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। अब हम लोग जानते हैं कैसे, SAS सर्वांगी समता से। अब जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, उनके संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। संगत भाग में तीन कोण इसके, तीन कोण इसके बराबर हो जाएंगे। एक कोण तो पहले से बराबर दे रखा है, दूसरा कोण कोण Q बराबर कोण M CPCT से, कोण R बराबर कोण N CPCT से। लेकिन दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए, PQ बट्टा DE बराबर PR बट्टा DF। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, PQ बट्टा DE, एक मिनट, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, PQ के जगह पे मैं रचना से DM लिख देता हूं, बट्टा DE बराबर PR के जगह मैं रचना से DN लिख देता हूं, अब बट्टा DM। क्यों, क्योंकि PQ बराबर क्या है, DM है, और PR बराबर क्या है, DN है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में ऊपर बट्टा पूरा और ऊपर बट्टा पूरा, यानी कि भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो थेल्स के विलोम से यह रेखा और यह रेखा क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। अर्थात MN समानांतर EF। अब जैसे ही यह समांतर होगा तो संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर ये हो जाएगा, यानी कि कोण M बराबर कोण E, कोण N बराबर कोण F। क्लियर है इतना क्या, हाँ या ना?
ये और ये संगत कोण, ये और जब किसी दो समांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज डी ई एफ में कोण P बराबर कोण P, कोण P बराबर कोण D पहले से दिया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा कोण Q बराबर कोण M है और कोण M बराबर कोण E है। इसका मतलब कोण Q बराबर कोण E भी लिखा जा सकता है। कोण R बराबर कोण N है, कोण N बराबर कोण F है। इसका मतलब कोण R बराबर कोण F भी लिखा जा सकता है। तो इस त्रिभुज के और इस बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, अर्थात दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ए समरूपता से तो लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज डी ई एफ। कैसे? ए समरूपता से। यही चीजें हमें क्या करना था? सिद्ध करना था।